दोस्तों जब भी हम यूपीएससी के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही एग्जाम जो है आता है, वो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, लाइक सीएपीएफ, सीडीएस, ईपीएफओ के एपीएफ सीओओ, ईएसआईसी का डीडी एग्जाम और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम। दोस्तों जो लास्ट में मैंने कुछ एग्जाम्स बोले वो ऐसे एग्जाम है जिनके बारे में बच्चों ने बहुत कम सुना होता है। ठीक है, नो डाउट ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम काफी पॉपुलर हो गए, बट अभी भी ऐसे डीडी और एएलसी एग्जाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा रिगार्डिंग दी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम, जो कि बहुत रेगुलरली तो नहीं होता, लेकिन जब भी आता है तो बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स एलसी एग्जाम के बारे में एक सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी के डिफरेंट आरटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एपीएफसी, ईओओ, एसिक डीडी या फिर जो है एएलसी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम के बारे में और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हम यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को एक बार रफली आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन एंड एग्जाम डेट, कब नोटिफिकेशन आ सकती है 2026 में, और क्या पॉसिबल एग्जाम डेट हो सकती है, ताकि आप लोगों के पास एक टारगेट डेट हो जाए जिसको अपने दिमाग में रख के आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो उसका क्या प्रोफाइल है, आप सिलेक्ट होने के बाद क्या काम करेंगे और आपकी सैलरी कितनी होगी इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे सिलेक्ट होने के बाद, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन वी विल टॉक अबाउट कि भाई एज एलिजिबिलिटी क्या है अगर हमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है अगर हमने इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर हम एज की बात करेंगे, यहाँ पर हम एजुकेशन की बेसिकली बात करेंगे कि आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए अगर आप लोगों ने एएलसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिर हम बात करेंगे कि भी एएलसी एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी एक एग्जाम की तैयारी करने से पहले बहुत सारे बच्चों को चाहिए होती है, वो डिफरेंट एग्जाम को सर्च कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब आ सकती है और एग्जाम डेट क्या हो सकती है, क्योंकि बच्चों को इसी पॉइंट से एग्जाम में कूदने का मन करता है। देखो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जाम की नोटिफिकेशन की, तो रूमर्स ये हैं कि भाई इस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो अगले ईयर के सेकंड हाफ में आ सकती है। तो देयर आर हाई चांसेस कि भाई जून जुलाई 2026 में इस पर्टिकुलर एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग थोड़ा सा इस एग्जाम के लिए सीरियस हो सकते हो। और जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं और एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो बैकग्राउंड क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, वो इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस इतना कम भी नहीं कि आप 2-3 महीने में तैयारी कर लो, और इतना ज्यादा भी नहीं कि आपको 1.5-2 साल लगे। ठीक है, तो एक बैलेंस 6-7 महीने की प्रिपरेशन इज नेसेसरी फॉर दिस एग्जाम। और आपके पास अभी उतना टाइम है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस है वो जनरली इतना स्मूथ नहीं होता है। कई बार हमें अनएक्सपेक्टेड डिलेस देखने को मिलते हैं, बट हमें एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई इस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सेकंड हाफ ऑफ 2026, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 2026 तक आ जाएगी। और दोस्तों अगर नोटिफिकेशन जुलाई 2026 में आती है तो एग्जाम होने के चांसेस दिसंबर 2026 में है। देखो इन एग्जाम्स में जो है काफी डिले हमें देखने को मिला था लास्ट टाइम, बट इस बार यूपीएससी ने अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट का प्रोसेस थोड़ा स्मूथ कर दिया है, तो नोटिफिकेशन आने के 3-4 महीने के अंदर एग्जाम पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेक्टेड मैंने एक डेट का आइडिया दे दिया है, ताकि आप लोग एक टारगेट डेट सेट करके अपने एग्जाम की प्लानिंग जो है स्टार्ट कर दें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एएलसी पोस्ट है क्या और इसमें हमें क्या ड्यूटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। तो पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एएलसी खुद अकेली एक पोस्ट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विसेज। ग्रुप ए पोस्ट है, जहां पे बेसिकली आप लोगों की प्रोफाइल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी हो सकती है, आप लोगों की प्रोफाइल असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर भी हो सकती है, आप लोगों की प्रोफाइल असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर भी हो सकती है, और आप लोगों की प्रोफाइल असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो सकती है। तो बेसिकली आप सेंट्रल लेबर सर्विसेज का पार्ट बनते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, जिसकी नोटिफिकेशन इससे पहले 2023 में आई थी, जहां पे 29 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई थी, और उससे पहले 2017 में इसकी जो है नोटिफिकेशन आई थी। तो अगेन ये जो एग्जाम है वो ड्यू है 2026 में। तो फिर एक क्लास ए पोस्ट है, तो ग्रुप ए पोस्ट है, मतलब हाई क्वालिटी पोस्ट है, और सेंट्रल लेवल सर्विस जो होती है वहां पर सबसे जो हाईएस्ट लेवल है जहां पर आप एंट्री कर सकते हो सर्विसेज में, वो आपका क्लास ए लेवल ही होता है। और दोस्तों लेवल 10 है एज पर दी पे मैट्रिक्स, जो हमारा 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से इसका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 10 है। और यहाँ पर आपकी बेसिक पे 15,600 से लेके 39,100 के बीच में रहती है, और आपकी ग्रेड पे 5400 है। और दोस्तों आपकी जो इनहैंड सैलरी आती है आफ्टर ज्वाइनिंग, वो आप लोगों को 56,100 से लेके 1,77,000 के बीच में देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन दी पोस्टिंग्स, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस एंड डिपेंडिंग ऑन दी ईयर्स जो आपने सर्विस में लगा दिए हैं। तो ये आपका बेसिकली इस पर्टिकुलर लेवल पे इतना पे बैंड या इतना लिमिट आपका बनता है। दोस्तों मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, आप किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईपीएफओ एसिक का पार्ट नहीं बनते हो, आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन जाते हो, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है एम्प्लॉय बन जाते हो, और यहाँ पर आप गैजेटेड पोस्ट पे होते हो, और परमानेंट नेचर ऑफ पोस्ट है। एक बार आपने सिलेक्शन इंश्योर कर ली, आप जिंदगी भर जॉब करोगे टिल रिटायरमेंट। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी, एक बहुत क्वालिटी
सेंट्रल लेवल सर्विस की प्रोफाइल, जो आप लोगों की जो है एक एग्जाम की जो लिस्ट है, जहां पर आप एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ऐड करते जा रहे हैं, उसमें आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे बेसिकली आपका काम क्या होता है कि भाई जो लेबर इनेक्टमेंट्स हैं, जो लेबर लॉस हैं, जो लेबर कोड्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करना। इसके साथ साथ आप लोगों का ये भी काम होता है कि भाई आप प्रिवेंट करें और सेटल करें उन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जो कि लेबर और एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के बीच में, फिर गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर्स के बीच में हो सकते हैं। उन डिस्प्यूट्स को आप सॉल्व करें, जो लेबर लॉस है उनको इन्फोर्स करना, और एक हार्मोनियस रिलेशन, एक प्यारा रिलेशन बना के रखना वर्कर के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में। तो बेसिकली आप लोगों की ये क्वालिटीज होती हैं और यही काम आपको जो है परफॉर्म करना है। और आप लोगों को नोटिफाई किया जाता है एज इंस्पेक्टर, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड अपीलेट अथॉरिटीज अंडर द वेरियस एक्ट। जो डिफरेंट लेबर लॉस हैं वहां पे जो पर्टिकुलर पोस्ट मेंशन कर रखे हैं किसी पर्टिकुलर काम को डिस्चार्ज करने के लिए, तो आपको वो काम करने की ड्यूटी दी जाती है। आपको इंस्पेक्टर नोटिफाई किया जाता है, आपको जो है अपीलेट अथॉरिटी बनाया जाता है कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए, आपको कंसिलिएशन ऑफिसर, अगर मान लो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें तो आपको वहां पर कंसिलिएशन ऑफिसर उस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। तो एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी हो सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द रैंक, डिपेंडिंग ऑन कि भाई कहां पर वैकेंसीज हैं, आप लोगों की पोस्टिंग उस टाइम पर आती है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटीज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर चीज की वेट करते हैं और यहां पर मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई यहां पर हर ग्रेजुएट जो है एलिजिबल है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से अगली स्लाइड को देखना है। ये स्लाइड एक बार एज की हम कवर कर लेते हैं, फिर हम एजुकेशन की बात करेंगे। देखो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इस एग्जाम में अच्छी बात है कि भाई कोई मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। मतलब जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से फ्री हो गए जनरल कैटेगरी वाले 32 की एज में, तो वो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तरफ अपने आप को इंक्लाइन कर सकते हैं। दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोस एस्पिरेंट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी एज लिमिट यहाँ पर 35 मैक्सिमम है। आप इस एग्जाम की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। अब दोस्तों बच्चों को डाउट ये होता है कि सर क्या कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेट करने के लिए, हम 35 के हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल है कि जो लास्ट डेट है क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का, उस पर्टिकुलर डेट पर आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 25 जुलाई 2026 को इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो है वो 15 अगस्त 2026 है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डेट पर आजादी वाले दिन आप लोगों को चेक करना है कि भाई आपकी जो एज है वो 35 क्रॉस कर चुकी है या नहीं क्रॉस कर चुकी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और इस डेट को आप 35 प्लस हो चुके हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एएलसी एग्जाम। अगर आपकी एज 35 से कम है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एएलसी एग्जाम। तो यहाँ पे एज लिमिट का प्रॉब्लम ये है, आप लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। अगर भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को 3 साल की रिलैक्सेशन, तो आप 38 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के बच्चों को 5 साल की रिलैक्सेशन आप 40 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन, ईएसआईसी एम्प्लॉय या फिर और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप 5 साल की रिलैक्सेशन रखते हो, आप 40 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 45 की एज तक अप्लाई कर सकता है। ये एज रिलैक्सेशन है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पर आप लोगों को आपको क्लैरिटी जो है सारी मिल गई, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्लाइड की कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन एजुकेशन वाले फील्ड में क्या है। देखो सभी बच्चों के लिए, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, आप सबकी क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एजुकेशन सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई आप लोगों के पास एक डिग्री होनी चाहिए ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यू मस्ट बी ग्रेजुएट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कि भाई आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए किस किस फील्ड में, सोशल वर्क में, लेबर वेलफेयर में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर लेबर लॉ में, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे सिर्फ यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं करी, इंस्टीट्यूशन भी मेंशन कर दिया है। इन 5 फील्ड में सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर लॉ, इन 5 फील्ड में से किसी भी फील्ड में आप लोगों के पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। अब दोस्तों डिप्लोमा ऑनलाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये डिप्लोमा ऑफलाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस डिप्लोमा में कोई ड्यूरेशन मेंशन कर रखी है, कोई ड्यूरेशन नहीं मेंशन कर रखी है। डिप्लोमा 6 महीने का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये डिप्लोमा 1 साल का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये डिप्लोमा 2 साल का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हमें फिजिकली प्रेजेंट होके, हमें डेली क्लास अटेंड करके ही डिप्लोमा करना है, या फिर हम जो है डिस्टेंस मोड में भी जो है डिप्लोमा कर सकते हैं? आप किसी भी तरीके से डिप्लोमा करिए, आप एलिजिबल रहेंगे अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई अगर किसी बच्चे के पास डिग्री है लॉ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो उसको मोर डिजायर्ड माना जाएगा। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन अब आप लोगों के सामने है
कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास जो है होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। दीज आर दी मस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो होनी जरूरी है अगर आप फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हैं। एंड दीज आर गुड टू हैव क्वालिफिकेशन, अगर हैं तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा है, आप लोगों को मोर डिजायर्ड माना जाएगा, ठीक है, आप लोगों को इंटरव्यू में बेनिफिट हो सकता है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर कहां से डिप्लोमा करें, कैसे डिप्लोमा करें। दोस्तों उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, लाइक भारतीय विद्यापीठ है, ठीक है, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, इग्नू है, पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क का डिप्लोमा होता है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो ये डिप्लोमा करवाते हैं। आई विल मेक अ लिस्ट एंड अ सेपरेट वीडियो फॉर यू, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए। बट एक बार आप भी अपने एंड पे रिसर्च कर लीजिए, ताकि आपको अपने आसपास वाले इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता हो कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूशन जो आपके दायरे में है, जहां पर आप फिजिकली जाके पेपर दे सकते हैं, वो आप इंस्टीट्यूशन चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और लाइन नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि भाई ये जो क्वालिफिकेशन ऊपर मेंशन करी गई है, दे आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर केस में अगर किसी बच्चे के पास और हायर क्वालिफिकेशन है और इस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो शायद उसको एक रिलैक्सेशन दे सकता है। बट ऐसे बहुत रेयर ही केसेस होते हैं, एक्सेप्शन में ये केस आपका यूपीएससी एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, और आपको मैं एक और वीडियो बना के और क्लैरिटी दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की। देखिए ये एग्जामिनेशन भी एक 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है, जस्ट लाइक ईपीएफओ एग्जाम, जस्ट लाइक एसईसीडी एग्जाम। तो जो बच्चे यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम से गुजर चुके हैं उनको ये एग्जाम एलियन नहीं लगता, क्योंकि काफी सिमिलरिटी है बाकी एग्जाम्स में और इस एग्जाम में भी। अब दोस्तों यहाँ पे पैटर्न है 2 स्टेज, कोई जो है मेंस की स्टेज नहीं है, फेज 2 स्टेज नहीं है, सीधा प्रीलिम्स, रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिर सीधा इंटरव्यू। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में बेसिकली आप लोगों का 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट का पेपर है। 120 मिनट में आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 2.5 कैरी करेंगे। तो टोटल पेपर आप लोगों का 300 मार्क्स का होगा। जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगे और हिंदी माध्यम में भी होंगे। आप किसी भी भाषा में इन दोनों में से पेपर दे सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत लगा के आ जाते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग है यूपीएससी की। आप लोगों को 0.833 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये सिंपल सा पैटर्न है, आप लोग जानते हैं। इस पैटर्न के बाद आप लोगों को इंटरव्यू राउंड में जाना है, और इंटरव्यू में आप लोगों का 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और अगेन जो कंडीशन हमारी बाकी एग्जाम्स में, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50 मार्क्स, देन अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 45 मार्क्स, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40 मार्क्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ जो बच्चे नहीं जानते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आप रिक्रूटमेंट टेस्ट देने गए, रिक्रूटमेंट टेस्ट में से आप लोगों के नंबर आए 240 आउट ऑफ 300। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा आपका पेपर हुआ और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर वहां पर जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा कट ऑफ क्वालिफाई करेगा उसी को इंटरव्यू के लिए जो है कॉल आएगी। अब कट ऑफ यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि भाई आपको हर एक कंपोनेंट में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। कोई सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं कि भाई आपको इस कंपोनेंट के लिए इतना टाइम मिलेगा। आप जो है पूरा पेपर जिस मर्जी सेक्शन पे जितना मर्जी टाइम डिवोट कर दो, आपको कोई ऐसी बंदिश वहां पर नहीं है। अगर कोई बच्चा कट ऑफ क्वालिफाई करके यहां पर आता है और उसके इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल नंबर है 49 आउट ऑफ 100, ठीक है, ये पर्सन था, फॉर एग्जांपल मैं ही अपना नाम ले लेता हूं, कुलदीप पाठक, ठीक है, केपी, और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं, ठीक है, इस एग्जांपल में। तो यहां पे मेरे टोटल स्कोर कितने हो गए, 240 प्लस 49, 289 आउट ऑफ 400, ठीक है। अब अगर फाइनल कट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के बाद दोनों के मार्क्स मिला के फाइनल कट ऑफ 250 जाती है, तो उस केस में तो मेरे नंबर 250 से 39 नंबर ज्यादा है, मतलब मैं तो काफी आगे हूं, तो मेरी सिलेक्शन हो जानी चाहिए। बट मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों मेरे नंबर है 49 इन द इंटरव्यू और मेरे नंबर कितने आने चाहिए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आने चाहिए थे। तो यहाँ पे ये सिनेरियो आप लोगों ने ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे इसे मिस कर देते हैं, बट आप लोगों को इसके बारे में बहुत केयरफुल रहना है। तो पैटर्न बहुत क्लियर है। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस की। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चा यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफ या फिर ईयू एग्जाम की तैयारी कर चुका है और कंफर्टेबल है, उसके लिए एग्जाम थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। बट अगर मैं बात करूं डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस की, तो एएलसी एग्जाम में डेप्थ ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, हल्का सा एक लेवल और ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू लेबर्स, वो अभी आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है सिलेबस का वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं या जो स्टेट के ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। तो बेसिकली डीपीएसपीस, फंडामेंटल राइट्स और कंकरेंट लिस्ट के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं विद रिगार्ड टू लेबर, वो आपको पता होने चाहिए। फिर दोस्तों आईआर में आपको 3 एक्ट
ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ने को बोला है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 पढ़ने को बोला है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ने को बोला है। तो ये तीनों एक्ट आप लोगों ने ईपीएफओ एग्जाम में प्रिपेयर कर रखे। और सोशल सिक्योरिटी के जो 5 एक्ट हम हमेशा पढ़ते हैं, कौन कौन से? हम पढ़ते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, हम पढ़ते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, हम पढ़ते हैं ईपीएफ एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जो 1952 का है, जिसके थ्रू ईपीएफओ बना है। देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 जो अमेंड हुआ है अभी लेटेस्ट में। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो वही 5 एक्ट आपको यहाँ पर भी प्रिपेयर करने हैं। एक एक्ट और यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट, लेबर वेलफेयर में फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। तो ये सारे के सारे एक्ट जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, वी हैव कवर्ड देम, ठीक है, इन दी प्रिपरेशन ऑफ ईपीएफओ एग्जाम। देन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेजेस एंड बोनस में पढ़ रखा है, मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ रखा है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पढ़ रखा है, वेज कोड, आईआर कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार, क्योंकि अब जो पेपर आएगा एएलसी एग्जाम का, वहां पर आपको कोड्स पक्का देखने को मिलेंगे। 23 के जो पेपर में आपको लेबर कोड के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, बट आगे पक्का आएंगे। तो यहाँ पे एक्ट के साथ साथ आप लोगों को लेबर कोड भी कवर करना पड़ेगा। देन देयर इज अ टॉपिक फ्रॉम आईआर, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो जो हमारा ए वाला पोर्शन है, ए और एच, ये दोनों मिला के हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट बनता है। कौन सा पार्ट बनता है? ये पार्ट बनता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का। जो बाकी सिलेबस है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट हो गया, ये एक्ट हो गया, सारा सिलेबस हमारा आईआर प्लस लेबर लॉस प्लस सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये जो पूरा सिलेबस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ईपीएफओ का आईआर एंड लेबर लॉ पूरा कंप्लीट है। देन ईपीएफओ का सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाला पार्ट है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे 2 टॉपिक और है, एक है करंट अफेयर्स और दूसरा है जर्नल मेंटल एबिलिटी यानी कि क्वांट। तो आप लोगों को क्वांट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है इस एग्जाम का, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन मेजोरिटी देखने को मिलेंगे, लगभग जो है 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 आप लोगों को आईआर एंड लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी एक्ट से ही देखने को मिलेंगे। पिछली बार की अगर बात करूं तो लगभग शायद 61 क्वेश्चन लेबर लॉ से थे, ठीक है, 19 के आसपास क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी एक्ट से थे और जो 10-15 क्वेश्चन थे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट से थे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से थे, और 5-6 क्वेश्चन आपके आईआर एंड लेबर लॉ से थे। कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का है वो एक लेवल डाउन है फ्रॉम द ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम। तो दोस्तों अगर आप लोग इस एग्जाम को जो है अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी एज लिमिट परमिट कर रही है आप लोगों को, तो सबसे पहले तो आप लोगों को डिप्लोमा के बारे में सोचना चाहिए, भाई कहां से आपको डिप्लोमा करना है, क्योंकि वो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। उस क्वालिफिकेशन के बिना फॉर्म फिल नहीं कर सकते और ना ही आप सिलेक्ट हो सकते। दोस्तों काफी बच्चों का एक डाउट भी होता है कि सर मैंने जो है ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर जो है सोशियोलॉजी में कर रखी है, ऐसा कंपोनेंट है जो हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, ऑप्शनल वगैरह भी देखते हैं उसका, तो क्या मैं डिप्लोमा अभी भी मुझे जो है रिक्वायर्ड रहेगा, क्या मुझे वो अभी भी करना पड़ेगा? तो यस करना पड़ेगा। अगर आपकी एमए सोशियोलॉजी में भी है या फिर आपका बीए में भी जो है सोशियोलॉजी कंपोनेंट था, तो भी आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यूपीएससी से भी बात करी है, पुराने सिलेक्टेड स्टूडेंट से भी जो दोस्त हैं हमारे उनसे भी बात करी है, तो दे आर सेइंग कि भाई वो डिप्लोमा करना ही पड़ता है, वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग वो डिप्लोमा करने के बारे में जो है प्लान कर लीजिए। एग्जाम अभी अप्रोच जो है करना दूर है, बहुत दूर अभी एग्जाम, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, अभी शुरुआत करेंगे, ठीक है, इस साइकिल में, तो आप अगले साइकिल तक जो है डिप्लोमा को कर भी सकते हैं। एंड ये आपको पक्का कर लेना चाहिए। तो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एएलसी एग्जाम, आप जो है मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई होप हमने सारे मेजॉरिटी पॉइंट्स कवर कर लिए। एक वीडियो जो मेरी तरफ से पेंडिंग है डिप्लोमा के रिगार्डिंग, कहां से आपको करना चाहिए, किस फील्ड में, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्लान कर लूंगा नेक्स्ट वीक तक। तब तक के लिए आप थोड़े निश्चिंत हो जाइए और अपने एंड पे रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।